नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज जो हर संडे को चलती है, इसमें हम इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं जो पिछले हफ्ते रिलीज हुए हो और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करते हैं। इस हफ्ते के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ। कौन से सेक्टर्स में कितना क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ रहा है मार्च 2025 में, और ये लोन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी के बारे में हमें क्या दर्शाता है। इन सारी चीज़ों को हम डेटा देख के उनको इंटरप्रेट करेंगे और उनसे यूजफुल इंसाइट्स लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। अब ये डेटा सबसे पहले तो कौन रिलीज करता है? ये डेटा रिलीज करता है आरबीआई। आरबीआई हर मंथ एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसको बोलती है सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को कितना मार्च 2025 में क्रेडिट लोन दिया है। वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा है इंडस्ट्री, यानी कि स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को कितनी क्रेडिट मिली है मार्च 2025 में। इंडस्ट्री के बाद सर्विसेज है। इंडिया एक सर्विस इकोनॉमी है, तो सर्विस इकोनॉमी में चाहे ट्रांसपोर्ट हो गया या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज जो है उनको भी बैंक क्रेडिट देती है, या फिर टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी जो है सर्विसेज जो है उनको कितना लोन्स दे रही है बैंक। सर्विसेज के बाद आता है पर्सनल लोन्स। तो पर्सनल लोन्स भी बैंक जो है वो कितना डिस्बर्स कर रही है, चाहे ऑटो लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन्स हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारी पर्सनल लोन्स में आती है। तो इन कैटेगरीज को देख के हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हो सकती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो ही मैनेजमेंट ज़्यादा क्रेडिट लेगी, राइट। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर पर्सनल लोन से हमें ये पता चलता है कि अर्बन एरिया में डिमांड कितनी है, सर्विसेज सेक्टर में डिमांड कितनी है, राइट। तो ये सारा डेटा हमें इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा देखने से। अब ये जो आप देख रहे हैं ये टाइम सीरीज है। यहाँ हमें मंथली डेटा है हमारे पास जो दर्शाता है कि हर मंथ पिछले मार्च 2024 से लेके अभी तक कितना क्रेडिट डिप्लॉय हुआ है कौन से सेक्टर्स में, राइट। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डेटा है उसमें बैंक क्रेडिट जो है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है फूड क्रेडिट और दूसरा है नॉन फूड क्रेडिट। फूड क्रेडिट जो है वो बेसिकली 0.1% है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर में कितना क्रेडिट है। फूड क्रेडिट का मतलब ये है कि बैंक्स जो है वो एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनको कितना लेंड कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली मार्केट से व्हीट है या राइस है वो खरीदती है, तो उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को लोन चाहिए होती है और वो राइस और व्हीट जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स में देती है लोगों को, राइट। तो उनको बैंक कितना क्रेडिट दे रही है, 0.1% है टोटल क्रेडिट का, तो वो मायने इतना नहीं रखता हमारे एनालिसिस के लिए। नॉन फूड क्रेडिट जो है, मेजर क्रेडिट नॉन फूड क्रेडिट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना क्रेडिट बैंक दे रही है, लोन्स दे रही है। सेकंड है इंडस्ट्री, यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को कितना लोन दे रही है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो वो नॉन फूड क्रेडिट का करीब 13% है, ठीक है। टोटल नॉन फूड क्रेडिट है उसका सिर्फ 13% एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है और 22% जो है वो जाता है इंडस्ट्री को, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को। ऑलमोस्ट 22% ऑफ नॉन फूड क्रेडिट जाता है इंडिया का। इसके बाद सर्विसेज की अगर आप बात करो तो 28% जो टोटल क्रेडिट है इंडिया का, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम का, वो जाता है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में कौन सी चीजें हैं? वेल, ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यानी फ्लीट ऑपरेटर्स को जो क्रेडिट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, वो आ गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी, टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको कितना लोन जा रहा है। शिपिंग, एविएशन, प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कि लॉ फर्म्स हो गए या कंसल्टिंग फर्म्स हो गई। ट्रेड के अंडर में आता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और फिर आ गया कमर्शियल रियल एस्टेट, राइट। कमर्शियल रियल एस्टेट को कितनी लोन जा रही है ये भी सर्विसेज में आता है। अगेन याद रखिए कि सर्विसेज जो है वो लार्जेस्ट इंडिया का सेक्टर है जिनको सबसे ज्यादा लोन्स डिस्पर्स होती है, ओके। सर्विसेज में और एक इंपॉर्टेंट चीज आई, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि हमारी बैंक्स जो है वो एनबीएफसीज को कितना लोन दे रही है, वो भी इसमें आ गया। और ये सबसे सर्विसेज का सबसे बड़ा पार्ट है, ऑलमोस्ट 32% जो है सर्विसेज क्रेडिट का वो एनबीएफसी को जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम एनबीएफसीज को बहुत ज्यादा क्रेडिट देती है, ठीक है। एनबीएफसीज में आ गए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल लोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 33% वेटेज है उसका टोटल नॉन फूड क्रेडिट में। तो पर्सनल लोन्स तो सर्विसेज से भी ज्यादा है, राइट, 33%। इसमें कौन से आ गए? वेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि फ्रिज या एसी या टेलीविजन के लिए जो लोन्स लेते हैं तो वो आ गई। इसके अलावा हाउसिंग लोन्स जो है वो भी आ गई।
पर्सनल लोन्स में हाउसिंग लोन्स इनफैक्ट आप देखो तो 51% है टोटल पर्सनल लोन्स का। तो 51% जो है पर्सनल लोन का वो हाउसिंग लोन है। हाउसिंग लोन सबसे बड़ा पार्ट है पर्सनल लोन्स का, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, व्हीकल लोन्स आ गया, लोन्स अगेंस्ट गोल्ड आ गया, अदर पर्सनल लोन्स आ गया, राइट। तो इसमें से आप देखो तो व्हीकल लोन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है अगर हम अदर पर्सनल लोन्स को एक्सक्लूड करें तो। अदर पर्सनल लोन्स में दूसरी बहुत सारे कैटेगरीज आ गई, लेकिन व्हीकल लोन्स है वो हाउसिंग लोन्स के बाद सेकेंड हाईएस्ट है उसका वेटेज, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लायक ये है कि नॉन फूड क्रेडिट जो है वो पिछले साल जो था ऑलमोस्ट आप देखो तो मार्च 2024 में ऑलमोस्ट 20% था नॉन फूड क्रेडिट। अब आप देखो मार्च 2025 में तो नॉन फूड क्रेडिट स्लो होके, नॉन फूड क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो स्लो होके 11% हो गया है, ठीक है। सो 20% ग्रोथ से 11% ग्रोथ ये काफी शार्प स्लो डाउन है, लेकिन इसमें एक डिटेल छुपी हुई है। ये डिटेल ये है कि 2023 में स्पेसिफिकली आप देखो तो जुलाई 2023 में HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था। HDFC जो है, HDFC NBFC है, NBFC थी और HDFC का फोकस था हाउसिंग लोन्स में। HDFC की टोटल जो एसेट था, टोटल जो बुक साइज थी वो थी 5 लाख करोड़। तो अब 2023 में, जुलाई 2023 में HDFC बैंक और HDFC का हो गया मर्जर होने के बाद जो 5 लाख करोड़ की बुक साइज थी HDFC की, NBFC की, वो मर्ज हो गई HDFC बैंक में। तो वो आ गई सारी बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। और ये क्रेडिट ग्रोथ, रिमेंबर हम बैंकिंग सिस्टम की डिस्कस कर रहे हैं, इसमें NBFC की क्रेडिट ग्रोथ नहीं है। हालांकि बैंक जो क्रेडिट NBFC को देती है वो इंक्लूडेड है, लेकिन NBFC जो कंज्यूमर्स को क्रेडिट देती है वो नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। अब HDFC जो NBFC थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, उसका मर्जर हो गया HDFC बैंक में। तो उसकी जो 5 लाख करोड़ की बुक साइज थी वो आ गई HDFC बैंक में, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में। तो आप मार्च 2024 यानी कि FY 2024 में आप देखो ग्रोथ 20%, क्रेडिट ग्रोथ 20% जो था वो इसलिए भी था क्योंकि जो 5 लाख करोड़ की बुक साइज जो थी HDFC की वो आ गई बैंकिंग सिस्टम में। तो वो इन्फ्लेटेड हो गया फिगर FY 24 का, इजंट इट? इन्फ्लेटेड हो गया। उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 20% दिखाई दे रही थी। अगर इसको हम एडजस्ट कर दे, ये मर्जर को, अगर मर्जर के इफेक्ट जो है उसको हटा दे, तो क्रेडिट ग्रोथ जो FY 24 की थी वो 16% थी, ठीक है। 20% तो मर्जर को इंक्लूड करके था, लेकिन मर्जर को एडजस्ट कर दे तो 16% क्रेडिट ग्रोथ थी नॉन फूड सेगमेंट की, ठीक है, मार्च 2024 में, यानी कि FY 2024 के मार्च 2024 में 16% एडजस्ट करके। तो अगर हम उसकी इफेक्ट, मर्जर की इफेक्ट निकाल भी दे तो भी 16% थी। तो 16% से कम होके 11% होना, ये फिर भी एक शार्प स्लो डाउन तो है ही क्रेडिट ग्रोथ में, ठीक है। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की इफेक्ट एक्सक्लूड कर दे तो भी शार्प स्लो डाउन तो था ही। अब ये शार्प स्लो डाउन जो हुआ नॉन फूड क्रेडिट के, उसके रीजंस क्या है? वेल, सबसे पहला रीजन तो है कि 2022 मई, यानी कि मई 2022 के बाद RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था। रिमेंबर, कोविड के पीरियड में RBI ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे, ऑलमोस्ट 4% कर दिया था रेपो रेट। मई 2022 तक इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, ऑलमोस्ट रिटेल इन्फ्लेशन आप देखो CPI तो वो ऑलमोस्ट 7.8% तक पहुंच गया था 2022 में। तो RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ाया एक साल में, ठीक है। यानी कि फरवरी 2023 तक RBI ने 2.5% परसेंटेज पॉइंट्स जितनी रेपो रेट बढ़ाई। तो इससे धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट है रेपो रेट का वो 2 से 3 क्वार्टर के बाद आता है। तो धीरे धीरे हुआ ये, इंटरेस्ट रेट बढ़ी, उसका मॉनेटरी ट्रांसमिशन होना, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में उसका पास थ्रू होना, उसको 3 से 6 महीने लगे। तो मानो अक्टूबर 2023 के बाद क्रेडिट ग्रोथ जो थी उस पर इम्पैक्ट आने लगा। इनफैक्ट EMI जो है वो बढ़ने लगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गई तो नेचुरली EMI बढ़ेगी, EMI बढ़ने लगी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो है MCLR बैंकिंग सिस्टम की वो बढ़ने लगी। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट हुआ क्रेडिट ग्रोथ पे। मॉनेटरी टाइटनिंग जिसको बोलते हैं कि RBI ने मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट एक बैंकिंग सिस्टम में आया। इनफैक्ट RBI ने एस्टिमेट किया था कि ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग की है RBI ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो शुरू किया है, इनफैक्ट मार्च 2023 तक जैसे मैंने बोला कि 6.5% रेपो रेट हो गया, 4 से 6.5%, 2.5% बढ़ाया। मार्च 2023 से लेके फरवरी 2023 तक 6.5% ही रहा इंटरेस्ट रेट। RBI के हिसाब से ये जो हायर इंटरेस्ट रेट्स थे उससे इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड थी, यानी कि टोटल डिमांड थी गुड्स और सर्विसेज की, वो 1.6% जितनी कम हुई होगी RBI के एस्टिमेट के हिसाब से, ठीक है।
एक रीजन तो था क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुई, वो ये था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अच्छा, दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि आरबीआई ने रेगुलेशंस जो है वो थोड़े टाइट कर दिए। वो कैसे? हुआ ये कि 2022-23 में जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स जो थी, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स जो थी, वो बढ़ना शुरू हुई कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद पेंटअप डिमांड था। डिमांड का एक इम्पैक्ट ये था कि लोन्स बढ़ी, स्पेशली पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, वो बढ़ना शुरू हुई 2022-23 में और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। तो आरबीआई को इससे थोड़ा कंसर्न होने लगा कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग इकोनॉमी में बढ़ा तो वो एक सिस्टमिक रिस्क हो सकता है। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने नवंबर 2023 में जो रिस्क वेट थे क्रेडिट कार्ड पे या अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स पे, वो बढ़ा दिए। रिस्क वेट का मतलब क्या है? पहले जो था, फॉर इंस्टेंस पर्सनल लोन की आप बात करो तो पर्सनल लोन्स में हर 1 लाख रुपए की अगर बैंक्स, हमारी इंडिया के बैंक्स हर 1 लाख रुपए की जो लोन्स दे, तो उस पे बैंकिंग सिस्टम को 1 लाख रुपए का कैपिटल बफर यानी कि इक्विटी रखनी जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि वो 1 लाख में से मानो कि 20,000 का डिफॉल्ट हो जाए, राइट? 20,000 का डिफॉल्ट हो जाए तो वो जो लॉस है, क्रेडिट लॉस, वो कहाँ से बैंक बेयर करेगी? तो उसके लिए फंड्स चाहिए, इक्विटी चाहिएगी बैंक को, राइट? तो वो इक्विटी से वो 20,000 का लोन जो डिफॉल्ट हुआ है उसका जो लॉस है वो एब्जॉर्ब करेगी, इजंट इट? पहले क्या था कि हर 1 लाख रुपए की लोन जो बैंक दे उसके सामने 1 लाख रुपए रखने जरूरी है, यानी कि रिस्क वेट जो था अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में वो 100% था पहले। फिर नवंबर 2023 में आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब आपको रिस्क वेट बढ़ाना पड़ेगा, 125 करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स पे, यानी कि हर 100 रुपए की अगर आप लोन दे रहे हो तो उसके सामने आपको कैपिटल रखनी पड़ेगी 125 रुपए, ठीक है? क्योंकि आरबीआई को लगा कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है वो काफी हद से ज्यादा बढ़ रही है और ये इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है पूरी सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है? अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में 100 से 125% बढ़ा दिया। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स जो है, क्रेडिट कार्ड लोन्स, उस पे भी पहले 125% हुआ करता था रिस्क वेट, वो बढ़ा के 150 रुपए कर दिया, 150% कर दिया, यानी कि हर 100 रुपए की लोन अगर बैंक दे क्रेडिट कार्ड लोन तो उस पे 150 रुपए का कैपिटल बफर यानी कि इक्विटी बैंक को रखनी पड़ेगी। अब हुआ ये कि अगर बैंक को इक्विटी ज्यादा रखनी पड़ेगी तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को मार्केट में फंड्स रेज करने पड़ेंगे, इजंट इट? क्यों फंड्स रेज करने पड़ेंगे? क्योंकि 150 रुपए, 100 रुपए की लोन दे रही है बैंक, तो उसके अगेंस्ट में 50 रुपए ज्यादा, 150 रुपए कहां से लाएगी बैंक? मार्केट में उनको बोरो करना पड़ेगा या फिर इक्विटी रेज करनी पड़ेगी, तो ये बैंक्स के लिए महंगा हो गया। तो बैंक्स ने क्या किया? बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स जो है उसको खींचना शुरू किया, उसका जो अग्रेसिव ग्रोथ था उसको थोड़ा मॉडरेट करना शुरू किया बैंक्स ने, वो कम लोन्स देना शुरू किया। अच्छा, ये तो हो गई पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक्स जो एनबीएफसी को लोन्स देती है उस पे भी 25 परसेंटेज पॉइंट जितना रिस्क वेट जो है वो बढ़ा दिया। तो नेचुरली बैंक्स ने क्या किया? उन्होंने एनबीएफसी को भी लोन देना कम कर दिया, क्योंकि बैंक्स को इक्विटी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, कैपिटल जो है वो ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव हो गया। तो बैंक्स ने एनबीएफसी को भी लोन देना कम किया, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स देना भी कम किया, क्रेडिट कार्ड लोन्स देना भी बंद किया। तो इसकी वजह से काफी क्रेडिट ग्रोथ जो है पर्सनल लोन्स में वो कम हो गई, शार्प स्लो डाउन आ गया पर्सनल लोन्स के क्रेडिट ग्रोथ में। तो ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन तो ये है कि, और इंपॉर्टेंट रीजन है कि बैंकिंग सिस्टम में फंडिंग कंस्ट्रेंट्स आने लगे। वो कैसे? बैंक्स क्या करती है? डिपॉजिट्स आपसे और मुझसे डिपॉजिट लेती है और वो डिपॉजिट आगे जाके लेंड करती है। अब 2022-23 और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में हुआ ये कि डिपॉजिट ग्रोथ तो 9-10% रह रही थी, लेकिन उसके सामने क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 16, 17, 18% तक रह रहा था। तो क्रेडिट ग्रोथ फास्ट था, डिपॉजिट ग्रोथ इतनी बढ़ नहीं रही थी। तो इससे भी आरबीआई को रिस्क लगने लगा कि अगर डिपॉजिट बैंक्स के पास इनफ नहीं है और सामने लेंडिंग तो जारी है, तो इससे क्या हो जाएगा कि डिपॉजिट और लेंडिंग के बीच में मिसमैच हो जाएगा। अगर लोन्स में डिफॉल्ट हुआ तो वो लॉस जो है वो बैंक्स कहां से बेयर करेगी? डिपॉजिटर्स के पैसे जा सकते हैं, इनफ डिपॉजिट्स तो है नहीं। सेकंड थिंग कि एक्स्ट्रा लोन देने के लिए अगर डिपॉजिट्स नहीं है तो बैंक्स क्या कर रही थी? वो बल्क डिपॉजिट्स टैप कर रही थी, यानी कि कॉर्पोरेट्स या इंस्टीट्यूशन से बल्क बड़ी डिपॉजिट्स लेना पड़ रहा था। ये डिपॉजिट्स एक्सपेंसिव थी। अगर डिपॉजिट्स इनफ नहीं है तो बैंक्स को मार्केट से बोरो करना पड़ रहा था, या तो बॉन्ड्स लाने पड़ रहे थे मार्केट में, या फिर इक्विटी रेज करनी पड़ रही थी बैंक्स को, या फिर आरबीआई के पास जाना पड़ रहा था, या मार्केट से बोरो करना पड़ रहा था, जो ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो ये एक्सपेंसिव होने से बैंक्स के जो मार्जिन है
वो भी काफ़ी स्क्वीज हो गए थे 2023 में। तो पॉइंट ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो थी, क्रेडिट ग्रोथ फास्ट था, तो बैंक्स के पास फंडिंग कंस्ट्रेंट्स होने शुरू हुए। फंडिंग कंस्ट्रेंट शुरू होने का एक प्रतीक तो यह है कि बैंकिंग सिस्टम का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो बढ़ने लगा। नॉर्मली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, 75% जितना ऑन एवरेज रहता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 80% के ऊपर चला गया। एक पॉइंट तक तो 88% जितना चला गया था। इनफैक्ट HDFC बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 110% तक चला गया था। ठीक है, यानी क्रेडिट्स जो है वो डिपॉजिट से काफी फास्ट जा रही थी। तो ये एक सिस्टमिक रिस्क हो सकता है। इसकी वजह से HDFC बैंक ने तो स्टेटमेंट्स भी दिए कि हम एक्टिवली जो लेंडिंग है उसको कर्टेल कर रहे हैं, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो नीचे आए। ठीक है, तो HDFC बैंक ने फॉर इंस्टेंस क्रेडिट देना कम कर दिया क्योंकि उनको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कंट्रोल में लाना था। ठीक है, तो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स ये थर्ड रीजन है। और फोर्थ रीजन है क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में क्यों स्लो हुई। वेल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, GDP ग्रोथ भी स्लो हो रही थी। FY25 में स्पेसिफिकली फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो 5.6% चली गई थी, जो कि FY24 के सेकेंड क्वार्टर में 8.1% थी। राइट, तो GDP ग्रोथ का स्लो डाउन होना, इसका सीधा इम्पैक्ट जाता है बैंक की क्रेडिट ग्रोथ पे। अगर डिमांड एंड सर्विसेज इकोनॉमी में कम होगी तो नेचुरली लोग बैंक से लोन भी कम लेंगे उनको फंड करने के लिए। राइट, तो इसका इम्पैक्ट सीधा बैंक क्रेडिट में दिखा। तो ये 4 रीजन है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला तो ये था रीजन कि मॉनेटरी टाइटनिंग, RBI ने 2022 के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। फरवरी 2023 तक इंटरेस्ट रेट 6.5%, 2.5% बढ़ गया फ्रॉम 4% टू 6.5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़े, EMI बढ़े, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो है बैंक्स की वो बढ़ गई। ये बढ़ गई तो इसका इंपैक्ट सीधा हुआ क्रेडिट ग्रोथ पे। ठीक है, सेकंड रीजन जो है हमने डिस्कस किया कि RBI ने रेगुलेशंस जो है वो बढ़ा दिया, स्पेसिफिकली रिस्क वेट बढ़ा दिए। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए लोन्स देना, स्पेशली पर्सनल लोन्स देना या क्रेडिट कार्ड लोन्स देना या NBFCs को लोन्स देना महंगा हो गया क्योंकि बैंक्स को इक्विटीज या कैपिटल बफर जो है वो अब ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा था नवंबर 2023 के बाद। तो ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन नेचुरली फंडिंग कंस्ट्रेंट जो हमने डिस्कस किया कि डिपॉजिट्स जो है वो कम रेट पे बढ़ रही थी, क्रेडिट जो है यानी कि लोन ग्रोथ जो है वो फास्ट बढ़ रही थी, तो फंडिंग का कंस्ट्रेंट बैंक्स जो है वो लोन्स देने के लिए फंड कहाँ से लाएगी, मार्केट से बोरो करेगी तो महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने लोन ग्रोथ जो है वो स्लो कर दी अपने आप। ये थर्ड रीजन है। एंड फोर्थ रीजन तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, GDP स्लो हो गई। GDP स्लो हो गई तो उसका भी इम्पैक्ट क्रेडिट ग्रोथ पे दिखा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखना। अब सेक्टोरल हम बात करें तो यहाँ डेटा देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 21% से कम होके 10.4% हो गई एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ। अब इसका एक मेजर रीजन ये है कि 2023 में यानी कि FY 2024 में RBI ने क्या किया कि जो फार्मर्स गोल्ड गिरवी रख के लोन्स ले रहे थे, एग्रीकल्चर लोन्स ले रहे थे, उन सारे लोन्स को RBI ने ये बोला कि भाई ये एग्रीकल्चर लोन नहीं है, ये एक्चुअली गोल्ड लोन है क्योंकि फार्मर्स जो है वो गोल्ड गिरवी रख के एग्रीकल्चर लोन ले रहा है। राइट, तो इसको आप एग्रीकल्चर लोन में से रिक्लासिफाई करके गोल्ड लोन्स में डाल दो। तो इनफैक्ट आप गोल्ड लोन देखोगे तो 103% जितना बढ़ा है मार्च 2025 में। गोल्ड लोन्स का राइज होना इसका रीजन और एग्रीकल्चर लोन्स का कम होना उसके पीछे का एक बड़ा रीजन यह है कि काफी सारे लोन्स को रिक्लासिफाई किया RBI ने, एग्रीकल्चर लोन्स को रिक्लासिफाई करके गोल्ड लोन्स में डाल दिया। ठीक है, ऑब्वियसली EMI एक मेजर रीजन हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से EMI भी बढ़ रही थी तो उसका इम्पैक्ट सीधा एग्रीकल्चर लोन्स में भी पड़ा हो सकता है। लेकिन एक दूसरा रीजन है कि काफी सारे फार्मर्स जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन ज्यादा लेते हैं। अब FY25 में हुआ ये कि इन्फ्लेशन जो है वो स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में कम होने लगा। इन्फ्लेशन कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप के प्राइजेस गिरने लगे। क्रॉप के प्राइजेस गिरने लगे, इसके सामने मॉनसून अच्छी थी तो क्रॉप का सप्लाई भी मार्केट में ज़्यादा आने लगा, तो फार्मर्स की इनकम भी उस हिसाब से स्ट्रांग रहने लगी। तो फार्मर्स ने वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है वो हो सकता है शायद कम लेना रखा FY25 में, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में। तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है 10.4% कम है, वो इसलिए हो सकती है। इंडस्ट्री क्रेडिट आप देखो तो वो भी
9.4% से 7.8% हो गई। अब इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिकली लार्ज इंडस्ट्रीज देखो तो लार्ज इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडस्ट्री क्रेडिट में 71% है। अब लार्ज इंडस्ट्रीज ने भी पिछले साल केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफी कम कर दिया क्योंकि जीडीपी स्लो थी, तो केपेक्स अनाउंसमेंट जो थे, प्राइवेट केपेक्स अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली, वो कम हो गए थे। प्राइवेट केपेक्स अनाउंसमेंट्स कम हो गए थे और उसके सामने इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने डी लेवरेजिंग करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि उन्होंने जो डेट है, एग्जिस्टिंग डेट था बुक्स में, वो रीपे करना भी शुरू कर दिया था। तो सामने लोन्स लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो लोग केपेक्स अनाउंसमेंट जो है वो कम कर रहे थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत केपेक्स हो रहा था वो इंटरनल फंड्स है उससे हो रहा था। तो हो सकता है कि लार्ज एंटरप्राइजेस जो है उन्होंने लोन्स कम ली हो मार्च 2025 में, इनफैक्ट पूरे 2025 में। एक रीज़न अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि केपेक्स जो है वो म्यूटेड रहा, उन्होंने केपेक्स अनाउंसमेंट नहीं की क्योंकि अगेन एक्सपोर्ट ग्रोथ भी काफ़ी कम था, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ कम होगा तो वो लोग भी केपेक्स अनाउंसमेंट थोड़ा डिले कर देंगे। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, इंडियन डोमेस्टिक डिमांड भी जो थी वो भी वीक थी, उसके कारण भी उन्होंने ज़्यादा केपेक्स अनाउंसमेंट नहीं किए और थोड़े बहुत इंटरनल फंड्स हो सकता है यूज़ किए हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेजर एक कंट्रीब्यूटर है कि क्यों इंडस्ट्री क्रेडिट जो है वो म्यूटेड रही। ठीक है, और मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस का ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट हाई था तो उसका इम्पैक्ट दिखा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में जो ग्रोथ रही इनफैक्ट पिछले साल वो 23% थी, स्लो होके 12.4% हो गई। अब सर्विसेज में अगर आप देखो, एनबीएफसी को जो लोन देती है बैंक, उसका सबसे ज्यादा वेटेज है, जैसे हमने बात किया 32% जितना। ठीक है, 32% जितनी जो क्रेडिट है सर्विसेज में वो सिर्फ एनबीएफसी को जाती है। अब एनबीएफसी में एक तो हमने डिस्कस किया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है स्पेसिफिकली एचडीएफसी, उसका मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक से। तो इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी जो एनबीएफसी आर्म था, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी एचडीएफसी, उसकी 5 लाख करोड़ की बुक साइज सीधी आ गई बैंकिंग सिस्टम में, वो अब एनबीएफसी का पार्ट रहा नहीं है। राइट, तो नेचुरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो बैंकिंग सिस्टम लोन दे रही थी पहले, वो लोन आज भी दे रही है, लेकिन एचडीएफसी को जो लोन दे रही थी वो अब एनबीएफसी में क्लासिफाई नहीं होती, वो होती है बैंकिंग सिस्टम में क्लासिफाई। तो इसकी वजह से आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो लोन दे रही है बैंकिंग सिस्टम, वो नेगेटिव 0.8% हो गई क्योंकि एचडीएफसी पूरा हट गया एनबीएफसी में से। राइट, ये एक मेजर रीजन है क्यों एनबीएफसी को लोन ग्रोथ जो है वो कम हो गई। दूसरा ऑब्वियसली रीजन है कि रिस्क वेट जो है वो बढ़ा दिया आरबीआई ने, स्पेसिफिकली बैंक्स जो एनबीएफसी को लोन्स दे रही थी वो लोन्स पे कैपिटल बफर जो है वो 25 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा रखना था। कब से? नवंबर 2023 के बाद, ही हमने पहले भी डिस्कस किया। तो रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ा दिए थे नवंबर 2023 के बाद। तो इसकी वजह से भी बैंक्स जो एनबीएफसी को लोन दे रही थी वो कम देना शुरू किया बैंक्स ने। इसका भी सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे पड़ा है। तो ओवरऑल एनबीएफसी जो कि जिसका क्रेडिट ऑलमोस्ट पूरे सर्विसेज क्रेडिट का 32% है, अगर वो स्लो होगा तो नेचुरली सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ, वो स्लो दिखेगा। राइट, इसके अलावा आप होलसेल ट्रेड देखो जो कि 13% है और रिटेल ट्रेड 10% है पूरे क्रेडिट का, यानी दोनों का मिला के 23% जो है ट्रेड, उसमें आप देखो तो उसमें ज्यादा स्लो डाउन है नहीं। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 17-18% रहा था, अब 15-16%, तो ज्यादा स्लो डाउन है नहीं। यानी कि जो एफएमसीजी सेक्टर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ई कॉमर्स सप्लाई चेन्स है, उनमें डिमांड काफी स्ट्रांग रह रही है और प्राइवेट कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में वो होल्ड अप कर रहा है। ठीक है, ट्रेड में काफी अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और एविएशन अगर आप देखो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में हो सकता है कि 2022 के बाद, जब कोविड के बाद जब फ्रेट सर्विसेज पिकअप हुई तो काफी सारे फ्लीट ऑपरेटर्स जो है उन्होंने लोन्स लेना शुरू किया ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी। अब ये हुआ है कि 2024 में ये चीज नॉर्मलाइज हो गई है। ठीक है, तो अब कंसोलिडेशन फेज है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में आप देखो तो 24% जो ग्रोथ रह रही थी क्रेडिट ग्रोथ, वो कम होके 12% रह गए। तो ये इतनी भी स्लो नहीं है, फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ है। राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है 27%, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सर्विसेज क्रेडिट में वो सिर्फ 1% है। हो सकता है लार्ज आईटी फर्म्स ने शायद लोन्स ली हो। टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट, अब टूरिज्म में भी कोविड के बाद जो पेंटअप डिमांड थी, ट्रैवलिंग बढ़ रहा था, काफी सारे होटल्स ने हो सकता है कि रिफर्बिशमेंट के लिए क्रेडिट ली हो 2022-23 में, अब जाके वो रिफर्बिशमेंट हो गया हो,
तो अब जाके उसमें भी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हो गई है टूरिज्म, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, राइट। बाकी शिपिंग, एविएशन और प्रोफेशनल सर्विसेज में, इन सारों में भी ग्रोथ मॉडरेट हो गई है। और इनका एक रीजन तो है कि जो प्रीवियस बेस जो था 2024 या 2023 का जो बेस था वो ही हाई था, क्योंकि कोविड के बाद अगेन पेंट अप डिमांड बढ़ रही होगी। तो इन सारों में स्पेसिफिकली एविएशन, प्रोफेशनल सर्विसेज और शिपिंग में, उनमें क्रेडिट ग्रोथ की जो डिमांड है वो स्ट्रांग रही होगी। तो प्रीवियस बेस ही हाई था। आप देखो तो फॉर इंस्टेंस मई 2024 में आप देखो, या अगर हम मार्च 2024 में जाए तो मार्च 2024 में आप प्रोफेशनल सर्विसेज में देखो तो क्रेडिट ग्रोथ 20% थी, एविएशन में 56% थी क्रेडिट ग्रोथ, राइट। तो ये सारे में आप देखो तो बेस हाई था, और उस बेस पे अब जो नंबर है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो मॉडरेट दिख रहा है। तो हाई बेस इफेक्ट का कारण है ये, ठीक है। ओवरऑल आप सर्विसेज में देखो तो सर्विसेज अगेन 28% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट में। सर्विसेज में स्टोरी ये है कि एनबीएफसी जो है उसमें 2023 के बाद रिस्क वेट बढ़ गए थे, जिसके कारण एनबीएफसी को जो बैंक्स लोन दे रही है वो स्लो डाउन हो गई और उसका सीधा पास थ्रू हो रहा है ओवरऑल सर्विसेज क्रेडिट में। अब फरवरी 2025 में आरबीआई ने जो बैंक्स एनबीएफसी को लोन दे रहे थे उस पर जो 25% रिस्क वेट बढ़ाया था वो रोल बैक कर दिया है, राइट। तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी को क्रेडिट बढ़नी चाहिए। बैंक्स जो एनबीएफसी को क्रेडिट दे रही है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए अब। तो सर्विसेज में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे हाई दिखना शुरू हो सकता है। पर्सनल लोन्स की बात करें तो पर्सनल लोन्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग स्लो डाउन है। ऑलमोस्ट 28-29% जो ग्रोथ रह रही थी उससे स्लो होके पर्सनल लोन्स में 11-12% की ग्रोथ हो गई है। पर्सनल लोन्स में जैसे हमने बात किया, हाउसिंग है वो मेजर पार्ट है, 51% कंट्रीब्यूट करता है। और हाउसिंग लोन्स जो है, अब वो पूरी हाउसिंग लोन्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आ गई है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया है। अब हाउसिंग लोन्स जो है उसमें पहले जो है ग्रोथ ऑलमोस्ट 38-39% दिख रही थी पिछले साल, और इनफैक्ट अगर मार्च में हम जाए तो मार्च में भी हाउसिंग लोन्स अगर आप देखो तो 36-37% का ग्रोथ था हाउसिंग लोन्स में। ये क्यों? क्योंकि एचडीएफसी का 5 लाख करोड़ की जो बुक साइज थी, लोन साइज, वो सारी आ गई बैंकिंग सेक्टर में, तो उसका आर्टिफिशियली हाई हमें दिख रहा था FY24 में। अब FY25 में ये जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हो गया, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हाउसिंग लोन्स जो है वो स्लो डाउन हो रही है। लेकिन इसका रियल बात तो यह है कि पिछले साल मर्जर के इम्पैक्ट की वजह से इन्फ्लेटेड नंबर था, अब वो थोड़ा मॉडरेट दिख रहा है, लेकिन फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ तो है ही हाउसिंग सेक्टर में। सेकंड रीजन ऑब्वियसली हाई ईएमआईज हो सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई था। आगे जाके अब इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम हो रहा है। फरवरी में आरबीआई ने 0.25% से कम किया था, अप्रैल में 0.25% से कम किया, तो रेपो रेट अब धीरे धीरे कम होगा। तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में इसका इम्पैक्ट हाउसिंग में दिख सकता है हमें। हाउसिंग लोन्स जो है वो धीरे धीरे पिकअप ले सकते हैं आगे जाके, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अगेन रेगुलेटरी रीजन है। आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिए थे पहले, अभी भी रिस्क वेट बढ़े हुए हैं क्रेडिट कार्ड पे। तो अभी भी क्रेडिट कार्ड पे जो लोन्स है वो बैंक्स इतना लोन्स दे नहीं रही है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है और आरबीआई को कंसर्न था। तो 26% जो पहले ग्रोथ था क्रेडिट कार्ड लोन्स में वो मॉडरेट होकर 10.6% हो गया है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पे अभी रोल बैक नहीं किया आरबीआई ने। और सेकंड रीजन ये भी था कि कोटक बैंक पे भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस रखे थे, राइट, लास्ट ईयर, कि वो नए जो क्रेडिट कार्ड इशुएंसेस है वो थोड़े टाइम तक बंद कर दे। तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है इस पे लगा क्रेडिट कार्ड लोन्स पे। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम कर रही है, ईएमआईज भी कम हो जाएंगी, इकोनॉमी भी धीरे धीरे पिकअप ले रही है, क्योंकि आरबीआई लिक्विडिटी इकोनॉमी में पंप कर रही है, गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ा रहा है, पब्लिक केपेक्स ग्रेजुअली। तो ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन होगी पर्सनल लोन ग्रोथ पे। तो मुझे लग रहा है आगे जाके ये नंबर्स धीरे धीरे सुधरने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में सुधरेंगे। ये सारे मैक्रो इंप्रूवमेंट्स है मैक्रो साइड पे, उनका इम्पैक्ट बॉटम लेवल पे दिखने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, राइट। व्हीकल लॉन्च में स्लो डाउन था क्योंकि जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई थी। ऑटो सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी का 7% है। नेचुरली जीडीपी स्लो होगी तो उसका इम्पैक्ट व्हीकल की डिमांड पे पड़ेगा और व्हीकल लोन ग्रोथ पे पड़ेगा, राइट। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ऑलमोस्ट 103% का ग्रोथ है। ऑब्वियसली इसमें गोल्ड प्राइस हाई है तो नेचुरली गोल्ड्स के अगेंस्ट में लोन्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब गोल्ड कम कोलेटरल रख के ज्यादा लोन मिल सकती है। सेकंड इम्पैक्ट, अगर रिमेंबर कि एग्रीकल्चर लोन्स जो थे पहले 2024 में वो रिक्लासिफाई होकर गोल्ड लोन्स में आ गए हैं, उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड लोन्स पे पड़ता है। तो ये दोनों रीजन से गोल्ड प्राइस और रिक्लासिफिकेशन की वजह से जो गोल्ड लोन्स है वो 104% से बढ़े हैं मार्च 2025 में, ठीक है। आगे जाके तो मेजरली अगर आप देखो क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन क्यों है? एक तो हाई इंटरेस्ट रेट्स
मॉनेटरी टाइटनिंग, फंडिंग कंस्ट्रेंट, डिपॉजिट ग्रोथ लो थी, क्रेडिट ग्रोथ हाई था। फंडिंग कंस्ट्रेंट अब कम हो रहा है, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स थे वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि आरबीआई अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कम कर रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे पिकअप ले सकती है क्योंकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ रही है, आरबीआई लिक्विडिटी पंप कर रही है और गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो ये सारे जो रीजंस थे क्रेडिट ग्रोथ के, वो अब धीरे धीरे रिवर्स हो रहे हैं। और अगेन 3 to 6 मंथ्स में ये क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स जो है, ये सारे जो यहाँ पे हीट मैप में आपको रेड दिख रहा है, वो सारे धीरे धीरे येलो और ग्रीन दिखने शुरू होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप आपको बैंकिंग सिस्टम के क्रेडिट ग्रोथ के बारे में अच्छी इंसाइट्स मिली हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।